आज हम एनसीईआरटी की किताब फ्लेमिंगो के पहले चैप्टर पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। बिल्कुल, ये कहानी अल्फोंस डॉडेट ने लिखी है और इसका बैकग्राउंड है 1870 के फ्रैंको प्रशियन युद्ध का। हाँ, और कहानी का सेटअप बहुत दिलचस्प है। युद्ध के बाद बर्लिन से एक आदेश आता है। आदेश ये कि फ्रांस के दो इलाके एल्सेस और लॉरेन, जहां अब जर्मनी का कब्जा है, वहां के स्कूलों में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आम स्कूल का दिन भाषा और देशभक्ति से जुड़ी भावनाओं का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। कहानी का नरेटर, मतलब जो हमें कहानी सुना रहा है, वो एक छोटा लड़का है, फ्रांस। और वो उस सुबह स्कूल के लिए देर से निकला है। और उससे अपने टीचर एम हैमल से बहुत डर भी लग रहा है। डर इसलिए क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स पर अपना लेसन याद नहीं है। और यहीं पर कहानी की शुरुआत में एक दिलचस्प बात सामने आती है। फ्रांस स्कूल बंक करने के बारे में भी सोचता है। हाँ, उसे बाहर का मौसम ज्यादा अच्छा लग रहा है। द वार्म ब्राइट डे, चहकते पक्षी और प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, ये सब उसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं। जो दिखाता है कि वो किसी भी आम छात्र की तरह है। पढ़ाई से भागने का मन तो करता ही है। बिल्कुल, लेकिन फिर वो स्कूल पहुंचता है और वहां सब कुछ बहुत अजीब और शांत था। आमतौर पर होने वाला ग्रेट बसल, वो जो शोर शराबा होता है, वो गायब था। हाँ, और क्लास में उसने देखा कि एम हैमल ने अपने खास कपड़े पहने हुए हैं। उनका ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। मतलब वो कपड़े जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज पर पहनते थे। तो फ्रांस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्या खास है। और सबसे चौंकाने वाली बात थी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। जो बेंचेस हमेशा खाली रहती थीं। हाँ, वहाँ गांव के पुराने मेयर, पोस्टमास्टर और कई और बड़े बुजुर्ग चुपचाप देते थे। माहौल बहुत ही अनयूजुअल और सोलेम था। और फिर एम हैमिल वो घोषणा करते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो बहुत ही गंभीर और जेंटल टोन में कहते हैं कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ये सुनते ही फ्रांस को ऐसा लगता है जैसे उस पे बिजली गिर गई हो। अ थंडर क्लैप। यहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चलिए अब इन किरदारों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले फ्रांस की ही बात करते हैं। वो एक ऐसा लड़का है जो अपनी पढ़ाई और अपनी भाषा को, जैसा आपने कहा, फॉर ग्रांटेड लेता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये आखिरी लेसन है, उसे पछतावा होता है। बहुत गहरा पछतावा। उसे अपनी किताबों से, जिन्हें वो थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ेंस समझ रहा था, एक मुसीबत। हाँ, एक मुसीबत, उनसे अचानक प्यार हो जाता है। उसे दुख होता है कि उसने अपनी भाषा क्यों नहीं सीखी। यहाँ फ्रांस का बदलना देखने लायक है। उसका डर सम्मान में बदल जाता है। उसे एम हैमल के रिडर और उनके क्रैंकी स्वभाव के बजाय उनके प्रति सहानुभूति महसूस होती है। वो समझ जाता है कि टीचर ने अपने खास कपड़े क्यों पहने हैं। और गांव वाले क्यों आए हैं। वे सब उस भाषा को सम्मान देने आए थे जो अब उनकी नहीं रही। अब बात करते हैं एम हैमल की। 40 साल से उसी स्कूल में पढ़ाने वाले एक सख्त टीचर। हाँ, लेकिन जो आखिरी दिन एक देशभक्त के रूप में सामने आते हैं। एम हैमल का चरित्र बहुत गहरा है। बिल्कुल, वो इस स्थिति के लिए सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि उनके माता पिता को भी दोषी ठहराते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि माता पिता बच्चों को टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स भेजना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि थोड़े और पैसे आ सकें। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को भी दोष देते हैं। ये उनकी ईमानदारी को दिखाता है। वो कहते हैं, Have I not often sent you to water my flowers instead of learning or lessons? क्या मैंने तुम्हें पाठ याद करने के बजाय अपने पौधों को पानी देने नहीं भेजा? तो वो मानते हैं कि गलती सबसे हुई है। और फिर वो फ्रेंच भाषा के बारे में जो कहते हैं, वो इस कहानी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। वो फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल भाषा बताते हैं। और लोगों से कहते हैं कि अपनी भाषा को बचाकर रखना ऐसा है एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। मतलब अपनी भाषा को पकड़कर रखना गुलामी की जेल से निकलने की चाबी है। और कहानी के अंत में जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और प्रशियन सैनिकों के ट्रम्पेट की आवाज आती है, एम हैमल कुछ बोल नहीं पाते। उनका गला भर आता है। वो चौक उठाकर ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा हो सके लिखते हैं, वीव ला फ्रांस। मतलब फ्रांस अमर रहे। ये एक बहुत ही भावुक अंत है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे सवालों पर चर्चा करते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए काफी मददगार होगा। पहला सवाल, हाउ डिड फ्रांसिस फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? मतलब
फ्रांस की भावनाएं एम हैमिल और स्कूल को लेकर कैसे बदली? देखिए, इसका जवाब कहानी के सेंट्रल आइडिया से जुड़ा है। शुरू में फ्रांस अपने टीचर एम हैमिल से डरता था। और स्कूल से भागना चाहता था। बिल्कुल, लेकिन जब उसे पता चला कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसका डर सहानुभूति और सम्मान में बदल गया। उसे महसूस हुआ कि एम हैमिल कितने समर्पित टीचर थे और जो स्कूल और किताबें उसे बोझ लगती थीं, वे अब पुराने दोस्तों की तरह लगने लगी जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता था। तो ये बदलाव उस एहसास से आया कि उसने कुछ कीमती खो दिया है। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस? व्हाई डज दिस हैपन? मतलब कहानी के लोगों को अचानक अपनी भाषा की कीमत का एहसास क्यों और कैसे होता है? हाँ, क्या चीजें हैं जो ये दिखाती हैं? हाँ, कई चीजें हैं। सबसे पहले तो क्लास का असामान्य रूप से शांत होना। दूसरा, एम हैमिल का अपने खास संडे क्लोथ्स पहनना। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, गांव के बड़े बुजुर्गों का क्लास में आकर बैठना। वो लोग एम हैमिल को उनके 40 सालों की फेथफुल सर्विस के लिए धन्यवाद देने आए थे। धन्यवाद देने और अपनी इस भाषा के प्रति सम्मान दिखाने आए थे, जिसे वे अब और नहीं सीख सकते थे। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जब किसी से उसकी पहचान, उसकी भाषा छीन ली जाती है, तभी उसे उसकी असली कीमत का एहसास होता है। सही बात है। और अब एक बहुत ही गहरा सवाल, जो अक्सर एक कोटेशन पर आधारित होता है। अच्छा, फ्रांस कबूतरों को देखकर सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही मार्मिक टिप्पणी है। इसका मतलब शाब्दिक नहीं है, मतलब वो सच में कबूतरों के बारे में नहीं सोच रहा। वो एक तरह से तंज कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। फ्रांस ये कहना चाह रहा है कि हमलावर यानी प्रशंस उनकी जमीन छीन सकते हैं, उनके स्कूलों में अपनी भाषा थोप सकते हैं, लेकिन वे प्रकृति पर कब्जा नहीं कर सकते। लोगों की स्वाभाविक पहचान पर कब्जा नहीं कर सकते। जैसे कबूतरों को जर्मन में गाना गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वैसे ही फ्रांस के लोगों के दिलों से उनकी भाषा और संस्कृति को पूरी तरह से नहीं मिटाया जा सकता। ये लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म यानी भाषाई साम्राज्यवाद पर एक मासूम लेकिन बहुत शक्तिशाली तंज है। बहुत खूब। तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी भाषा हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। और ये हमें सिखाती है कि हम अक्सर उन चीजों की कद्र तब करते हैं जब हम उन्हें खोने वाले होते हैं। बिल्कुल। एम हैमिल का आखिरी संदेश वीव ला फ्रांस सिर्फ एक नारा नहीं था। नहीं, वो अपनी संस्कृति और पहचान को जिंदा रखने की एक अपील थी। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपनी भाषाओं के प्रति कितने जागरूक हैं। सही सवाल है। क्या हम भी उन्हें सीखने और सहेजने के लिए किसी लास्ट लेसन का इंतजार कर रहे हैं?